आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो परिवार और कामयाबी के बारे में तो है, पर साथ ही ये कहानी है उस जहरीले गुरूर की, उस घमंड की जो किसी की जान तक ले सकता है। वो उसका पिता था और वो ही उसका कातिल भी। बस ये एक लाइन इस कहानी की पूरी सच्चाई को, इसकी पूरी भयावहता को सामने लाकर रख देती है। तो कौन थे इस दर्दनाक कहानी के दो सबसे अहम किरदार? एक थी बेटी और एक था वो पिता जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी छीन ली। नाम थे उनके राधिका यादव, 25 साल की एक होनहार टेनिस खिलाड़ी, और उनके पिता दीपक यादव, एक बाप बेटी जिनका रिश्ता ही इस पूरी कहानी का, असल में इस पूरे जुर्म का केंद्र है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले राधिका को जानना जरूरी है। आखिर कौन थी वो? क्या थी उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसकी कामयाबियां जो बहुत तेजी से आसमान छू रही थीं? देखिए, राधिका सिर्फ 25 साल की थी, गुड़गांव की रहने वाली, एक टैलेंटेड स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर और अब एक कामयाब टेनिस कोच भी। मतलब अपने पैरों पर खड़ी, अपने दम पर अपनी एक पहचान बना रही थी वो। अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन अपनी एक अलग दुनिया बना चुकी थी। 2.5 करोड़ रुपए, जी हां, 2.5 करोड़ रुपए, ये वो रकम थी जो उसके पिता दीपक ने उसकी टेनिस ट्रेनिंग पर लगाई थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक बाप की उम्मीदें थीं, उसके सपने थे जो शायद आगे चलकर बोझ बन गए। और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बांट जाती है। एक तरफ थी राधिका की हकीकत, उसका सफल करियर, उसकी आज़ादी, वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रही थी। और दूसरी तरफ थी उसके पिता की सोच। उसे लगता था कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है, कि लोग उस पर हंसते हैं। राधिका की वही आज़ादी उसके पिता के अहंकार पर एक चोट की तरह लग रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सब कुछ इतना कैसे बिगड़ गया? चलिए अब उस जहर को समझते हैं, उस गुरूर के जहर को जो इस पूरे रिश्ते में घुल गया था। तो क्या ये सब पैसे के लिए हुआ, या फिर बात कुछ और थी? बात उसके अहंकार की थी। ये सवाल हमें उस पिता के दिमाग के अंदर ले जाता है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट रहा था। जब किसी का अहंकार, उसका गुरूर टूटता है तो उसे कहते हैं ब्रूज्ड ईगो। इंसान के अंदर शर्म, गुस्सा, नफरत सब एक साथ उबलने लगता है। और दीपक के साथ ठीक यही हो रहा था। उसे अपनी ही बेटी की कामयाबी, अपनी मर्दानगी पर एक हमले जैसी लग रही थी। धीरे धीरे उसका दिमाग नेगेटिव और अजीबोगरीब ख्यालों से भरने लगा। जलन, गुस्सा, हताशा। उसे लगने लगा कि बेटी अब उसकी इज्जत नहीं करती, समाज उस पर ताने कस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और फिर वो आखिरी 3 दिन आए। ये कहानी का वो हिस्सा है जो बताता है कि ये सब कुछ गुस्से में अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहले दिन उसने मन में प्लान बनाना शुरू किया। दूसरे दिन तक ये प्लान उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। और फिर आई वो तारीख, 10 जुलाई 2025, जिस दिन उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं था, ये 3 दिन तक ठंडे दिमाग से बनाई गई एक योजना थी। अपने ही घर में, उसी घर में जहां वो पली बढ़ी, उसके पिता ने बंदूक से उस पर कई गोलियां चलाईं। राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जो हुआ वो और भी अजीब था। दीपक भागा नहीं, वो वहीं शांति से बैठा रहा। और जब पुलिस आई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो इस कहानी से हम क्या समझें? आखिर उस कातिल के दिमाग में चल क्या रहा था? बात अब जुर्म से आगे बढ़कर उस दुश्मन की है जो हमारे अंदर ही बैठा होता है। पुलिस और एक्सपर्ट्स इस केस को एक साइकोपाथ का केस मानते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत साफ है। उसने शांति से कत्ल का प्लान बनाया, अहंकार, जलन और गुस्से में आकर, और जुर्म करने के बाद उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई पछतावा, जरा भी नहीं। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा दिमागी संतुलन जब बिगड़ता है, जब जहरीली सोच हम पर हावी हो जाती है, तो प्यार नफरत में बदल जाता है और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाती है, एक ऐसी सीख जो शायद हम सबको याद रखनी चाहिए कि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है।